Hello everyone, how are you all? So in this lecture we are going to learn E2 mechanism. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने E1 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे E2 मैकेनिज्म के बारे में कि E2 मैकेनिज्म कैसे होता है। बच्चे लोग समझ रहे हो, हम लोग ने एलिमिनेशन रिएक्शन किया, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग ने E1 किया, आज हम लोग क्या करने वाले हैं E2। सो E2 का मतलब क्या होता है? ये जो E2 मैकेनिज्म है, इट इज नॉट ओनली फॉर अल्काइल हैलाइड, ये कोई भी अल्कोहल में भी ये मैकेनिज्म हो सकता है। समझ रहे हो बच्चे लोग, जहां एलिमिनेशन हो रहा है वहां ये मैकेनिज्म लग सकता है। E2 और E1 में फर्क क्या है वो भी समझेंगे आप लोग। चलो E2 के बारे में पढ़ते हैं। E2 का मतलब क्या होता है? बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये क्या है बच्चे लोग? बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बायोमोलिक्यूलर क्यों बोलते होगे आप लोगों को समझ जाता होगा। इसमें क्या होता है ना बच्चे लोग, साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन ऑफ HX, मतलब हेलोजन और हाइड्रोजन साथ साथ निकलते हैं। जबकि E1 में पहले हेलोजन निकल रहा था, फिर कौन निकल रहा था? हाइड्रोजन। समझ रहे हो? लेकिन E2 में नहीं होता, E2 में दोनों साथ साथ निकलते हैं। ये भी एंडोथर्मिक है, वो भी एंडोथर्मिक था। समझ रहे हो आप लोग बात? ये होता है एंटी एलिमिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन। क्यों एंटी एलिमिनेशन बोलते हैं वो भी मैं समझा देता हूं। क्लियर हो गया? समझ गए? चलो अब हम लोग से बात करते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 1 ब्रोमोप्रोपेन लिया बच्चे लोग, N प्रोपाइल ब्रोमाइड का जब मैंने रिएक्शन करवाया अल्कोहलिक KOH के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इधर रह गया बच्चे लोग, इधर जो अपना रिएजेंट होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH हो गया, या तो अपना टर्ट ब्यूटाइल पोटेशियम टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड हो गया। समझ रहे हो? सोडियम अल्कोक्साइड हो गया, अल्कोक्साइड हो गया। समझ रहे हो बच्चों लोग? ये सारे बेस हो सकते हैं, सोडा अमाइड भी हो सकता है, NaNH2 हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जबकि E1 में कौन सा बेस था? वीक बेस लाइक वाटर, लाइक अमोनिया, सॉरी वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, वीक बेस थे। इधर स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। समझ रहे हो? तो एक चीज समझ जाना चाहिए आपको, एलिमिनेशन में अगर मैंने इधर N प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखा और मैंने अल्कोहलिक KOH लिखा है, तो आप बोलोगे सर क्या होगा? E2 होगा। क्या होगा? E2। क्या बोलोगे बच्चे लोग? E2 होगा। लेकिन अगर इधर मैंने वाटर लिखा होता तब आप क्या बोलते हो? सर E1 होगा। क्या होगा? E1। तो ये रिएजेंट के ऊपर आपको समझना चाहिए कि E2 होगा कि E1 होगा। E2 में भी देखो, E1 में भी हम लोगों ने देखा था आप हीट कर रहे थे, वो भी एंडोथर्मिक था। E2 भी क्या है बच्चे लोग? एंडोथर्मिक है। फर्क कहां से करोगे? रिएजेंट से। सेम रिएक्टेंट है बच्चे लोग, लेकिन रिएजेंट अगर वाटर है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, वीक बेस है, तो आप जाओगे E1 वाला रास्ता अपनाओगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आप E2 वाला रास्ता अपनाओगे। ये अल्फा है, ये बीटा है। हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा। अल्फा लूजेस हेलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इधर KBr और वाटर बन जाता है। ये प्रोपीन बन गया। क्या बन गया? प्रोपीन। ये पहला रिएक्शन लिख लिया आप लोग ने। तो ये सब इंफॉर्मेशन है बायोमोलिक्यूलर, साइमल्टेनियस, एंडोथर्मिक और एंटी एलिमिनेशन। और जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रिएक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे? रिएक्शन। रिएक्शन लिखने के बाद आप किसका बात करोगे? काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में पता चला मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। मतलब दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इट इज व्हाट? बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। समझ रहे हो? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर एंड बायोमोलिक्यूलर। क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में
समझे, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे SN2 था, ये भी देखो वैसा ही है, लेकिन SN2 में क्या होता है बच्चों लोग, सब्स्टिट्यूशन होता है। E2 में क्या होगा, एलिमिनेशन। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या हो गया, काइनेटिक्स हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द E2 रिएक्शन। तो इसको आप प्रॉपर्ली नोट कर लो, अभी मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। चलो मैकेनिज्म के बारे में, मैकेनिज्म कैसे होता है इसका वो समझेंगे। देखो आपने क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड ले लिया, CH3 CH2 CH, इधर मैं लिख देता हूँ, एक जगह मैं लिख देता हूँ ब्रोमीन, और इधर मैं हाइड्रोजन को ऐसा लिख देता हूँ। चलेगा बच्चे लोग? ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ये क्या है बच्चे लोग, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर हो रहा है? इधर मैंने हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया हूँ। अब इधर मैंने बेस जो लिया वो स्ट्रॉन्ग बेस लिया हूं। कौन सा बेस लिया हूं, स्ट्रॉन्ग बेस। उधर कौन सा बेस लिए थे, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो E2, वीक बेस रहेगा तो E1। क्लियर हो रहा है? E1 में कार्बोकैटायन बन रहा था, इधर देखो कुछ बनता है क्या, इंटरमीडिएट समझते। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये जो बेस है बच्चे लोग, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जो बेस होता है ना बच्चे लोग, उसको क्या चाहिए, H+ चाहिए, एसिड चाहिए। तो वो क्या करेगा ना, इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये हेलोजन के निकलने का वेट नहीं करता। याद करो बच्चों लोग, E1 पे थोड़ा चलो, E1 पे आ जाओ। E1 में याद आ रहा है हम लोग ने कुछ ऐसा देखा था, पहले ये हेलोजन निकल जाएगा X-, इधर क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन, और इधर ये हाइड्रोजन है। आपको मालूम है कार्बोकैटायन बना तो इधर क्या होगा, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये बॉन्ड इधर आएगा, इधर से क्या फ्री होगा, H+ फ्री होगा। H+ फ्री होगा तो इधर जब H+ फ्री होगा, बात समझो, क्या फ्री होगा, H+। तो उधर आपने क्या लिया था, वीक बेस लिया था, वो क्या करता है ना, H+ फ्री होने का वेट करता है। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि देखो पहले हेलोजन निकल गया, हेलोजन निकलने के बाद क्या बना, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड होगा बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। याद आ रहा है आपको, ये इधर से इधर आ जाएगा, पाई बॉन्ड इधर अल्कीन बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बच्चे लोग, H+ निकलने का वेट करता है कौन, वीक बेस इन E1 रिएक्शन। बट अगर मैं E2 की बात करूं तो E2 में आपने कौन सा बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस। वो बोला मैं किसी का वेट नहीं करता, समझ रहे हो ना, वो जाएगा लेके आएगा, समझ रहे हो। तो ये गया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इधर से क्या आएगा, H+। तो हाइड्रोजन क्या करेगा बच्चे लोग, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और चौथा हाइड्रोजन से बना है, ये बन जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन तो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, तो जैसे निकलने का काम कौन करेगा, ब्रोमीन, बिकॉज हेलोजन्स आर लिविंग ग्रुप। तो ये कार्बन बोलेगा भाई निकल ले, बोलेगा भाई निकल ले, तेरा टाइम हो गया। क्लियर हो गया आप लोग? तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना बच्चों लोग, इसने H+ बनने का वेट नहीं किया, इसने गया अटैक किया, ये गया और अटैक किया सीधा, इधर से क्या ले लिया, H+ ले लिया। तो आप लोग देख सकते हो ट्रांजिशन स्टेट में इधर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इधर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक यानी बॉन्ड मेकिंग हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं इसका तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों लोग, CH3 CH, एक सेकेंड ना, CH2, इधर देखो ब्रोमीन का बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, इधर भी इसका बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है, और डबल बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। दिस इज व्हाट बच्चे लोग, ट्रांजिशन स्टेट। एट दी एंड क्या होगा, ये H+ निकल जाएगा और ये ब्रोमीन लेके निकल जाएगा, एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट, यानी प्रोपीन मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर से क्या निकल जाएगा, HB, इधर से क्या निकल जाएगा, अपना H+ निकल जाएगा कि नहीं बच्चे लोग, इधर से क्या निकल गया, ब्रोमाइड निकल गया। क्लियर हो गया? तो इधर मैं लिख देता हूं Br- निकल गया और H+ निकल गया। तो इस तरीके से मैकेनिज्म हुआ। तो आपको मैकेनिज्म में क्या पता चला, साइमल्टेनियस एलिमिनेशन ऑफ H+ एंड X- यानी हेलोजन। ये जैसे इसके ऊपर अटैक करता है, ये इधर से निकलेगा तो ये इसको देके साथ में निकल जाएगा। जबकि E1 में 2 स्टेप में हो रहा था, पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर जाके वो डबल बॉन्ड आता है, पहले हेलोजन निकलता है फिर हाइड्रोजन निकलता है। लेकिन इधर स्ट्रॉन्ग बेस है, वो पहले ही हाइड्रोजन को निकाल लेगा,
क्योंकि वेट नहीं करेगा H+ बनने का, वो सीधा अटैक करेगा। तो अटैक करेगा बच्चे लोग, जब वो अटैक कर लेगा तो अटैक करने के बाद इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो इसको तो निकलना पड़ेगा, बिकॉज 5 बॉन्ड तो ये वाला कार्बन बना नहीं सकता। सो दिस इज व्हाट बच्चे लोग, मैकेनिज्म। ये क्या है बच्चे लोग, मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया। अब इधर हम लोग एक और चीज की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन अगर E1 में देखा था आपने तो कार्बोकैटायन बन रहा था 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा था एज कंपेयर टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे E2 में भी। तो देखिए कि मैंने ले लिया, एक जगह ले लिया मैंने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एक जगह ले लिया मैंने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और एक जगह मैंने ले लिया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सबका मैं E2 मैकेनिज्म कर रहा हूं, E2 हो या E1 हो, अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग, E1 हो या E2 हो, दोनों में सेट्स ऑफ प्रोडक्ट मेजर बनता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें अल्फा से निकल जाएगा हैलोजन, बीटा से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, आइसोब्यूटीन बनेगा। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये आपको आना चाहिए बच्चे लोग। ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों क्या है बच्चे लोग, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें क्या होगा ना, डबल बॉन्ड देखो इधर आ जाएगा, क्योंकि अल्फा लूजेस हैलोजन, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये अल्फा है, ये बीटा है, आप इधर से भी निकाल सकते हो। तो डबल बॉन्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन कौन है, ये है। और इसके पास कितना अल्फा कार्बन है, 1, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। इधर से जब देखो ये अल्फा है, सुनो, ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा से निकला हैलोजन, बीटा से निकला हाइड्रोजन, तो इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब 3 डिग्री से जो अल्कीन बन रहा है वो मोर स्टेबल है देन 2 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन इज ऑल्सो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों बच्चे लोग, क्योंकि जो 3 डिग्री से अल्कीन बन रहा है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। जो 3 डिग्री से अल्कीन बन रहा है इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री से बनने वाला अल्कीन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री से बनने वाला अल्कीन। तो जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतना ही तो स्पीड रिएक्शन होगा ना। अगर मेरे को लेफ्ट से राइट में जाने के बाद स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है तो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही तो मैं स्लो, कम मिल रहा है तो मैं स्लो जाऊंगा, और नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं जाने वाला भाई। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड से देन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड से। तो आप लोग ने 4 मैकेनिज्म पढ़े, एक पढ़ा SN1, SN2, E1 एंड E2। SN1 में क्या था ऑर्डर, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। SN2 में 1 2 3 था, E1 में भी 3 2 1 है और E2 में भी 3 2 1 है। बस SN2 का अलग है, बाकी सबका क्या है बच्चे लोग, सेम है। बात समझ रहे हो। अब इसको मैं एंटी एलिमिनेशन क्यों बोलता हूं, ये भी बात समझना है आपको। क्योंकि देखो हैलोजन जो था उसके अपोजिट वाले हाइड्रोजन को ये लेके जाएगा, उसके सामने वाले हाइड्रोजन को लेके जाने वाला नहीं है। अगर मैं बोलूं बेस तू इधर आके अटैक कर, वो नहीं करेगा, क्योंकि इधर देखो उसको ब्रोमीन दिख जाएगा आसपास में, समझ रहे हो। इधर आसपास में क्या ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो रिपल्शन होगा, तो वो बेस इधर आ नहीं पाएगा, इस साइड से वो नहीं आ पाएगा सामने से। तो ये क्या होगा, पीछे वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा, पीछे वाले मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाले। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले को क्या बोलते हो आप, एंटी एलिमिनेशन, समझ रहे हो। क्योंकि इधर तो ब्रोमीन है भैया, ब्रोमीन है। देखो अगर ये हाइड्रोजन को मैं ऐसा लिख दूं, CH3 हो गया कि नहीं हो गया। मैं इसको लेके जाऊं, किसको लेके जाऊं, आप बोलोगे सर इसको लेके जाके ट्राई करो, भाई इसको लेने जाएंगे हम, तो इधर तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, धक्का मार के इसको निकाल देगा, बोलेगा भाई मैं हूं इधर, लेकिन पीछे तो कोई नहीं है ना, तो आप जाके इसको लेके आ जाओगे। क्लियर हो गया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये किसी का वेट नहीं करेगा, फटाक से इसको लेके आ जाएगा। क्लियर हो गया। जबकि E1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से जो H+ फ्री होता है
उसको वीक बेस ले सकता है, मतलब वो वेट कर रहा है H+ निकलने का, जबकि ये वेट नहीं कर रहा। अब देखो यही जो स्टेप है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वन स्टेप रिएक्शन है, तो ये स्टेप क्या होगा आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपने देखा आपका अल्काइल हैलाइड भी इन्वॉल्व है और बेस भी इन्वॉल्व है, दोनों ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको आप बायमोलिकुलर रिएक्शन और क्या बोलते हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया। दिस इज व्हाट अबाउट E2। एक और पॉइंट है इसमें जो सॉल्वेंट यूज करते हो, क्या यूज करते हो, पोलार एप्रोटिक, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो पोलार मतलब क्या, जिसमें पोल्स हो, पोल्स होगा तभी तो ये बॉन्ड टूटेगा ना बच्चे लोग। एक चीज समझो आप लोग, देखो ये NaCl को जब मैं पानी में डालता हूं तो टूट जाता है, क्यों, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव। आपको पता है Na इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, Cl इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो Na को है ना वाटर का नेगेटिव पार्ट सराउंड करता है, जबकि Cl को देखो वाटर का पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन वाला सराउंड कर रहा है। इसको ऑक्सीजन सराउंड कर रहा है और इसको कौन सराउंड कर रहा है बच्चे लोग, हाइड्रोजन। बात समझ रहे हो। तो खींचने के वजह से, समझ रहे हो, खींचने के वजह से पोलार होगा, तो पोलार होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा ना, पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा। पोलार होगा तभी खींच पाएगा और इसको तोड़ देगा। तो ये बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए सॉल्वेंट कौन सा होता है, पोलार। लेकिन अप्रोटिक होता है। एप्रोटिक क्यों होता है, एप्रोटिक मतलब जिसमें नो हाइड्रोजन, H+ नहीं हो। वाटर इज प्रोटिक सॉल्वेंट बिकॉज इसमें से H+ निकलता है। पोलार एप्रोटिक जिसमें से H+ ना निकले, क्योंकि अगर H+ निकला तो वो इस बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और इस बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये तो आगे रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं, तो पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो दिस इज व्हाट अबाउट E2 मैकेनिज्म। इसको नोट करो, नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया, तो इसको आप लोग नोट कर लो। सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने E2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन रिलेटेड टू E2 मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। E2 मैकेनिज्म में समझा ना फर्क क्या है बच्चों लोग E1 और E2 में। उधर वीक बेस है, इधर स्ट्रॉन्ग बेस है, ये फर्क करना है आपको। उधर कार्बोकैटायन बनता है, इधर कार्बोकैटायन नहीं बनता है। क्लियर हो गया। जैसे कि ये ब्रोमीन है और इधर मैंने ले लिया आपका स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम मिथॉक्साइड। क्या ले लिया, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। ये वाला मैंने बेस ले लिया हाई टेम्परेचर पे। क्या होगा एलिमिनेशन, कौन सा, E2 वाला। तो ये अल्फा है और ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपको वो डिसाइड करना है। प्रोडक्ट तो आप जो स्टेबल होगा वो बनाओगे, ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे कि नहीं आप, क्योंकि इधर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 10 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों लोग, बात समझ रहे हो। लेकिन अगर डबल बॉन्ड में इधर लगा दूं तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये वाला स्टेबल प्रोडक्ट है तो ये बनेगा, समझ रहे हो बच्चों लोग। सेकंड देखो, ये ब्रोमीन है, इधर क्या मैं लगा देता हूं अल्फा कार्बन है, ये क्या है बच्चों लोग, बीटा कार्बन। ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा। मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक NaOH। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग। अगर एक्वस ले लूंगा तो क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होगा, समझ रहे हो, अल्कोहलिक होना चाहिए। अब ये देखो बच्चों लोग ध्यान से, ये अल्फा लूजेस हेलोजन, ये बीटा लूजेस हाइड्रोजन, ये भी तो बीटा है ना। इधर से अगर निकालो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। अगर आप बीटा हाइड्रोजन इधर से निकालो, अल्फा से तो हेलोजन गया, बीटा से इधर से हाइड्रोजन निकालो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, विच इज मोर स्टेबल, समझ रहे हो। इसमें देखो डबल बॉन्डेड के साथ तीन अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसमें डबल बॉन्डेड के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट, जबकि ये क्या बनेगा, सेडजेफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बच्चे लोग। जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखोगे, ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हो, सिस्टम, डबल बॉन्ड को क्या बोलोगे, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। 3 अल्फा कार्बन है मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, जो कि 3 बॉन्ड बनाए, तो चौथा किसके साथ होगा, हाइड्रोजन, यानी 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्कीन स्टेबल है तो ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। बात समझ रहे हैं आपको ये वाला, कि कब बनेगा मेजर और कब बनेगा माइनर। क्लियर हो गया। तो ये अपना क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा, सेडजेफ प्रोडक्ट।
चलो अब इसमें एलिमिनेशन करना है आप लोग, वापस को स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, अल्कोहलिक KOH NaOH ले लो, हीट कर दो इसको। जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये आपको पता है अल्फा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। अब कहां से आप निकालोगे कि जहां आपको मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो इधर से भी निकाल के देखो, इधर से भी निकाल के देखो। चलो पहले ये बना दिए, इधर से हेलोजन गया, ये अल्फा था ये बीटा था, तो इसके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, पहला केस। सेकंड केस क्या हो सकता है बच्चे लोग, हेलोजन गया इधर से तो अल्फा और बीटा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो कौन ज्यादा स्टेबल है, इधर जो है सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, ये सिस्टम है ना डबल बॉन्ड, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन ये है, इनसे जुड़े हुए कार्बन ये है और ये भी है। इसने 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, ये सब चीज आना चाहिए। 6 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं, इसको देखो, सिस्टम है ये, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन एक ये है और एक ये है, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो चौथा होगा हाइड्रोजन, इसने 2 बनाए हैं तो 2 होगा हाइड्रोजन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन। विच इज मोर स्टेबल, ये तो ये सेटजेफ है और एक है हॉफमैन है। सेटजेफ में देखो ना क्या बोला, डबल बॉन्ड से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, क्लियर हो रहा है। इधर अगर देखोगे तो डबल बॉन्ड से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर देखोगे तो डबल बॉन्ड से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है E2 के क्वेश्चंस। अब एक स्पेशल केस है उसकी भी बात करेंगे, आप इसको क्या कर लो बच्चे लोग, नोट कर लो, क्लियर हो गया। सो गाइस नाउ वी विल डिस्कस स्पेशल केस इन E2 मैकेनिज्म। तो वो स्पेशल केस क्या है, देखो अगर मेरे पास, आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन मैंने बेस क्या ले लिया, सोडियम टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड, क्लियर हो रहा है, या तो टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैंने लिया, लेकिन ये वाला बेस समझो टर्शरी बेस, तो उसके लिए एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस मैं आपको बताता हूं कि क्या है। देखो बच्चे लोग, क्लियर हो रहा है। एज यू नो, जिससे ब्रोमीन जुड़ा होता है वो अल्फा, उसके बगल वाले क्या होते हैं, बीटा। क्लियर है आपको। अब आपने इधर क्या किया बच्चे लोग, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन बल्की बेस है, बड़ा बेस है, दिख रहा है, टर्शरी ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, मतलब ये बल्की है। कैसा है बच्चे लोग, बल्की। चलो अब इसमें क्या होगा, आपको मालूम है अल्फा से निकलेगा और अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन, सो 2 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों लोग। कितने प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन। तो मेरा पहला प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूं वो ये बना रहा हूं, ये वाले अल्फा से हाइड्रोजन और ये वाले बीटा से ये वाले अल्फा से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं और बीटा से हाइड्रोजन, ये वाले बीटा से। तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, दिख रहा है, डबल बॉन्ड इधर आ गया। इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड वाले केस में मैं डबल बॉन्ड इधर से बना रहा हूं, समझ गया ना आप लोग। इधर से अल्फा निकाल रहा हूं, इधर से अल्फा से हेलोजन निकाल रहा हूं और इससे क्या निकाल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन। ये अल्फा से हेलोजन निकाल रहा हूं, ये बीटा से क्या निकाल रहा हूं, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चे लोग, ऐसा हो गया प्रोडक्ट। ये अपना प्रोडक्ट बना और ये भी प्रोडक्ट बना। इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, गिन लो बच्चे लोग कैसे है 9 अल्फा हाइड्रोजन। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन और 1 कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, सो 9 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि इसमें सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इधर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 1 2 3 अल्काइल ग्रुप, मतलब ये सेटजेफ प्रोडक्ट है और एक है हॉफमैन प्रोडक्ट। बात समझो बच्चों लोग, पहले वाले केस में मैंने इस अल्फा से हेलोजन निकाला और ये वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाला, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। सेकंड वाले केस में मैंने अल्फा से हेलोजन निकाला और इस वाले बीटा से हाइड्रोजन निकाला, डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो ये अल्कीन इज स्टेबल, ये अल्कीन इज लेस स्टेबल। तो प्रोडक्ट जो स्टेबल होता है वो मेजर मिलता है, जो अनस्टेबल होता है वो माइनर मिलता है। तो ये मेजर मिलेगा और ये माइनर नहीं, ये गलत हो गया, इधर मिला मेजर और इधर मिला माइनर। क्यों ऐसा, इस सज्जन को क्या तकलीफ है, इसको क्या प्रॉब्लम है कि इसने हमको ये मेजर दिया ये माइनर दिया। क्यों, हम तो अभी तक पढ़ रहे थे भाई सेटजेफ इज मेजर हॉफमैन इज माइनर, बट इसने खेल को अलग कर दिया। कैसे, देखो ये देखो टर्ट ब्यूटाइल जो ग्रुप है इस बल्की ग्रुप,
इधर भी देखो तो CH3 अगर मैं ऐसा बना दूं, CH3 बल्की ग्रुप है। सबसे पहले आपको मालूम है E2 में अभी मैकेनिज्म देखा है, जो बेस है वो बेस क्या लेने जाएगा, H+, इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, लेकिन जब वो इधर आएगा ना तो बच्चों लोग ये इसको आने नहीं देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको आने नहीं देगा। तो इधर क्योंकि क्या है बच्चों लोग, इधर भी बड़े बड़े ग्रुप है, ये भी बड़ा है, मतलब इधर क्राउडिंग ज्यादा है, ये भी बड़े हैं ये भी बड़ा है, क्राउडिंग इफेक्ट है बच्चों लोग। क्राउडिंग क्या है बच्चों लोग, ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है, तो क्या ये इसको इधर आने देगा, इधर से अटैक करने देगा, नहीं। तो इसके पास दूसरा रास्ता बचेगा ये वाले बीटा पे अटैक करने का। तो ये वाले बीटा पे अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा ये वाला इस मोर स्टेबल, आई एग्री, बिकॉज इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन। मैं नहीं बोल रहा कि ये स्टेबल है, मैं बोल रहा हूं ये ज्यादा बनेगा, मेजर बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, माइनर। स्टेबल तो यही है बच्चों लोग, नो डाउट ये स्टेबल है, जबकि वो क्या है, कम स्टेबल है। बात समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इधर देखो ना CH3 बड़े बड़े ग्रुप पहले से ही लगे हुए हैं, जबकि इधर क्या लगा हुआ है, ये भी बड़ा ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसको आने देगा नहीं, तो ये जाएगा ये वाले हाइड्रोजन के पास, क्योंकि इधर कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है। तो याद रख लो, अगर आपके पास बल्की बेस है, जैसे कि टर्ट ब्यूटाइल सोडियम ऑक्साइड वाला या तो टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड बल्की बेस है, और आपके बीटा पोजीशन पे भी बल्की ग्रुप लगे हो, तो वो उधर से हाइड्रोजन लेने वाला नहीं है, वो दूसरे बीटा से हाइड्रोजन लेगा जहां पर बल्कीनेस कम होगा, क्योंकि ये भी बल्कि रिपल्शन इधर से नहीं जा पाएगा। इसलिए याद रख लो, ज्यादातर अगर ये वाला बेस आया बच्चे लोग और बीटा पोजीशन पे बल्कीनेस है, तो आपको हॉफमैन क्या मिलेगा, मेजर मिलेगा। इधर हॉफमैन क्या हो गया, जीत गया बच्चे लोग, और स्ट्रेसडेफ माइनर बन गया। क्लियर हो गया, तो इसने खेल को चेंज कर दिया। बात समझ गया। अब हम लोग बात करेंगे एक चीज, हम लोग ने E1 में भी देखा था, उसको वापस देख लेते हैं। देखो ये जो बेस है अपना ये होना चाहिए, ये स्पेशल केस है, समझ रहे, ये वाले बेस के लिए, वो भी कब, अगर बल्कीनेस नहीं होगा तो वो इधर से हाइड्रोजन लेगा, लेकिन बल्कीनेस था ना बच्चे लोग, इसलिए वो इधर से हाइड्रोजन नहीं ले पाया। अगर बात अभी हम लोग करते हैं, देखो मेरे पास CH3 CH2 Br है, चलो ये वाला मैं एग्जांपल लेता हूं, ये Br है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसमें मैंने वाटर के साथ रिएक्शन किया और उसमें मैंने वाटर के साथ रिएक्शन किया। दोनों ही केस में दो जगह मैं वाटर से रिएक्शन कर रहा हूं, एक जगह मैं हीट दे रहा हूं और एक जगह हीट नहीं दे रहा हूं। तो जब मैंने हीट दिया तो मुझे जो प्रोडक्ट मिला वो मिला आइसोब्यूटीन, और जबकि जब मैंने टेम्परेचर कम रखा तो मुझे प्रोडक्ट मिला टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड यानी टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ रहे हो, अगर मैं हीट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, अल्कीन मिल रहा है, हीट नहीं कर रहा तो मुझे क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। देखो ये बच्चे लोग SN1 रिएक्शन है, टर्शरी में हो रहा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN1 है, समझ रहे हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ ना। ये भी देखो टर्शरी में हो रहा है, लेकिन इधर वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता तो इसको आप क्या बोलते हैं, E2 बोलते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव से अल्कीन बनने को एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हो, समझा। E1 क्यों बोल रहे हो, बिकॉज वीक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए E1 बोल रहे हो। ब्रोमीन की जगह पे OH आया तो SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन 1 क्यों है बच्चे लोग, बिकॉज टर्शरी और टर्शरी क्या दिखाता है, SN1 दिखाता है, क्या दिखाता है, SN1 दिखाता है। बात समझ रहे हो। तो आपको यह पता करना है कि ये कब बनेगा, ये कब, जब भी आप हीट करोगे तो आपको एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब हाइयर टेम्परेचर पे आपको क्या मिलेगा, एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट, जबकि लोअर टेम्परेचर पे क्या मिलेगा आपको, सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो ये E1 और SN1 में डिफरेंशिएट करने का तरीका है टेम्परेचर ज्यादा तो E1 वाला प्रोडक्ट मिलेगा, टेम्परेचर कम तो SN1 वाला प्रोडक्ट मिलेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन होगा और उसमें एलिमिनेशन होगा। जबकि अगर E2 और SN2 में कैसा फर्क करोगे, E2 और SN2 के लिए आप लोग एल्कोहलिक लेते हो KOH NaOH, जबकि SN2 में क्या लेते हो, एक्वस KOH NaOH। तो ये SN2 दिखाएगा और ये क्या दिखाएगा, E2 दिखाएगा। तो इस तरीके से आपने E2 और E1 मैकेनिज्म कंप्लीट किया।
तो अभी आपको समझा ना, ये वाला एक स्पेशल केस था। ये सब चीज बच्चे लोग प्रॉपरली आप नोट कर लो। सो बच्चे लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा E2 मैकेनिज्म यानी बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर हम लोगों ने देखा E2 मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। फिर E2 मैकेनिज्म जो और E1 मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा कंपैरिजन भी किया कि E1 में आप लोग वीक बेस लेते हो, लेकिन E2 में हमको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। फिर एक ये वाला स्पेशल केस देखा जो कि आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग, बल्कि बेस के बारे में। तो इससे आपको हॉफमैन प्रोडक्ट क्या मिला? मेजर मिला, जबकि सेटजेफ क्या मिला? माइनर मिला। फिर जब भी आप अल्कीन बनाते हो तो अल्कीन बनाते टाइम आपको अल्कीन के स्टेबिलिटी के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सेटजेफ प्रोडक्ट और ये हॉफमैन प्रोडक्ट का ध्यान रख के, अगर सेटजेफ है वो क्या बन जाएगा? मेजर बन जाएगा। हॉफमैन क्या बनेगा? माइनर। लेकिन ये वाले केस में उल्टा हो रहा था। क्लियर हो गया? तो जो भी चीज मैंने पढ़ाया उसको प्रॉपरली नोट करो। ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करो, जिससे आपका ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। In next lecture, I will start reaction of alkyl halide with metal. Till then, bye, take care, and thank you so much for watching this video.